इस भयंकर जंग के बीच खौफनाक साजिश की दास्तान लेकर हाजिर हूं मैं प्रशांत चुरहे। क्या यूक्रेन और रूस की लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध तक पहुंच गई है? क्योंकि वर्ल्ड वॉर पर जेलेंस्की के बयान से अब हड़कंप मच गया है। उन्होंने कहा है कि पुतिन ने तीसरे विश्व युद्ध को शुरू कर दिया है। उधर पुतिन ने फिर दोहरा दिया कि अमेरिका से परमाणु संधि खत्म होने के बाद परमाणु विकास उनकी प्राथमिकता है। तीसरा विश्व युद्ध? क्या नेटो और मॉस्को के बीच होगी सीधी टक्कर? क्या बैटल ग्राउंड में टिक पाएंगे जेलेंस्की? क्या 4 साल से जल रही एक आग दुनिया को निगलने वाली है? क्या यूक्रेन की जमीन पर चल रही जंग को पुतिन ने नया आयाम दे दिया है? क्या ट्रंप के चीट कोड ने दुनिया के सिर पर परमाणु साए का खतरा बढ़ा दिया है? यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के ताजा बयान ने अब दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या पुतिन तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि पुतिन ने इसे पहले ही शुरू कर दिया है। सवाल यही है कि वो कितने इलाके पर कब्जा कर पाएंगे और उसे कैसे रोका जाएगा। रूस दुनिया पर अलग जीवन पद्धति थोपना चाहता है और लोगों ने अपने लिए जो जीवन चुना है उसे बदलना चाहता है। कीव पर हमले की ये वो तस्वीरें हैं जब मॉस्को ब्रिगेड ने सीधे कीव को टारगेट पर लिया। आधी रात को कीव पर 50 मिसाइलें बरसी, 297 ड्रोन से अटैक हुआ और यूक्रेन की राजधानी में लोग थर-थर कांपने लगे। Вийшла, звичайно, на вулицю і побачила, що дуже палає будинок. І, зрозуміла, де це. І спочатку не розуміла, що це. Чи це ракета, чи це шахет, чи ще щось. Як ви знаєте, серед ночі з переляку. І вже ось зараз прийшли і бачимо це страшне пошкодження. अगर जेलेंस्की के दावे में जरा भी सच्चाई है, तो मॉस्को किस तरह यूक्रेन को अपना निशाना बनाएगा? क्या पुतिन एक साथ पूरे यूक्रेन पर हमला करेंगे या सीधे परमाणु मिसाइल कीव पर गिरेगा? क्रेमलिन का परमाणु प्लान किस तरह से अमल में आएगा? अगर ऐसा हुआ तो मॉस्को का पहला टारगेट यूक्रेन के मिलिट्री बेस और कमांड सेंटर होंगे। रूस की सेना का मकसद यूक्रेन के एयर डिफेंस, आर्टिलरी और ड्रोन नेटवर्क पर कंट्रोल करना होगा। ऐसा करने से बैटल ग्राउंड पर रूस की सेना तेजी से कीव की तरफ कूच कर पाएगी। दूसरा टारगेट रूस की सीमा के नजदीक नेटो देशों के सैनिक और हथियार हो सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले क्रेमलिन जंग में नेटो की एक्टिव भूमिका को आंकना चाहेगा। तीसरा टारगेट यूक्रेन की सप्लाई लाइन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। निशाने पर हथियार, ईंधन और गोला बारूद होंगे। मकसद यूक्रेन की तरफ से लड़ी जा रही इस जंग को धीमा करना होगा। चौथा टारगेट यूक्रेन के ऊर्जा और बुनियादी ढांचे होंगे। गैस और तेल डिपो, पावर ग्रिड और बंदरगाह पर हमले से यूक्रेन पर राजनीतिक दबाव बढ़ेगा। समर्थक देशों पर आर्थिक दबाव बढ़ने से रूस के खिलाफ रुख नरम होगा।
पांचवा हमला साइबर अटैक के रूप में हो सकता है। किसी भी देश के सूचना तंत्र को कंट्रोल करने से वहां के नेतृत्व को काफी हद तक कमजोर किया जा सकता है। अब सवाल ये है, क्या टीम क्यू इतना सब कुछ झेलने की ताकत रखती है? और नेटो देश रूस के खिलाफ विश्व युद्ध करने के लिए कितने तैयार हैं? Потрібно більше активності та більше залученості самих громад, залученості місцевих керівників, урядових інституцій, всіх, щоб на всіх рівнях зменшувати російські можливості організації терактів та диверсій в українському тилу. У нас є дані розвідки, що росіяни збираються і надалі робити такі речі, такі фактично напади на українців. Треба більше захисту для людей. अगर पुतिन ने तीसरा विश्व युद्ध छेड़ा तो नेटो अब तक की अपनी सबसे बड़ी सैन्य तैयारी दिखाएगा। सैकड़ों फाइटर जेट और बम वर्षक विमान पूर्वी यूरोप में आसमान में तैनात हो जाएंगे। एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर होगा और रूस की हर मूवमेंट पर नजर होगी। पूर्वी यूरोप में नेटो देश अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा देंगे। पोलैंड से लेकर एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया तक नेटो अपनी फॉरवर्ड ब्रिगेड को मजबूत करेगा। एयरक्राफ्ट कैरियर और नौसैनिक बेड़े ब्लैक सी और भूमध्य सागर में पोजीशन लेंगे। समुद्री रास्तों पर पूरा कंट्रोल करने की कोशिश होगी। साइबर वॉरफेयर एक्टिव हो जाएगा। रूस के नेटवर्क, सूचना तंत्र और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जवाबी हमले शुरू हो जाएंगे। मतलब अगर जंग बॉर्डर से बाहर आ जाएगी तो जवाब भी चारों तरफ से आएगा। नेटो सिर्फ हमला रोकने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि रूस की सैन्य क्षमता को सीमित करना ही असली मकसद होगा। सप्लाई रूट पर दबाव बढ़ेगा और आर्थिक प्रतिबंध और सख्त हो जाएंगे। आसमान में वर्चस्व की लड़ाई होगी, समुद्र में नाकेबंदी की रणनीति बनेगी और साइबर स्पेस में अदृश्य जंग तेज हो जाएगी। यानी हर हाल में टकराव फैलता जाएगा। और यही सवाल ज़ेलेंस्की को कुरेद रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध में क्या यूक्रेन का अस्तित्व बचेगा? क्या ऐसी संभावना है कि किसी भी हाल में तीसरे विश्व युद्ध को टाला जा सके? क्या अब रूस को किसी तरह कीव की तरफ बढ़ने से रोका जा सकता है? Під групі знов сенситивні питання щодо Сходу України, питання Донбасу, питання території. Тут поки що конструктиву не знайдено. अगर जंग थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ती है तो फिर यूक्रेन के सामने सबसे बड़ी चुनौती टिके रहने की होगी। लगातार मिसाइल, ड्रोन और जमीनी हमलों के बीच एयर डिफेंस और गोला बारूद की कमी यूक्रेन पर भारी पड़ती जा रही है। यूक्रेन के सैनिक 4 साल से लगातार युद्ध लड़ रहे हैं। सेना के साथ साथ यूक्रेन के लोग भी बेहद थकान में हैं। इतने लंबे युद्ध के बाद ज़ेलेंस्की के समर्थन में पश्चिमी देशों की इच्छा शक्ति कमजोर दिखाई देने लगी है। इसका असर जिनेवा शिखर सम्मेलन में भी दिखा। मॉस्को की आक्रामक लड़ाई लंबी खींचती जा रही है, जो न सिर्फ हथियारों को कम कर रहे हैं, बल्कि हौसलों पर भी भारी पड़ रहे हैं। अब सवाल यही है कि चारों तरफ से मिल रहे दबाव को यूक्रेन कितना झेल पाएगा और कितने दिनों तक झेल पाएगा। Тактику масованих ударів, коли мішенями все частіше стають об'єкти логістики, передусім це залізниця, також об'єкти, які працюють на водопостачання. І дуже важливо, щоб на місцях таку загрозу всі усвідомлювали. युद्ध अब सिर्फ नक्शों पर खींची लकीरों का मामला नहीं रहा। ये शक्ति, धैर्य और राजनीतिक इच्छा शक्ति की अंतिम परीक्षा बन चुका है। एक तरफ क्रेमलिन की रणनीति है, जो दबाव को लगातार बढ़ाकर संतुलन अपने पक्ष में झुकाना चाहता है, तो दूसरी तरफ कीव है, जो हर वार के बाद खुद को संभाल कर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन असली सवाल तो यूरोप और वॉशिंगटन के सामने है। क्या समर्थन शब्दों तक सीमित रहेगा या निर्णायक रूप लेगा? इतिहास गवाह है, बड़े टकराव अचानक नहीं होते, वे धीरे धीरे आकार लेते हैं। और इस बार दुनिया देख रही है, क्या हालात काबू में रहेंगे या मानवता एक और भयानक अध्याय की तरफ बढ़ती जा रही है।